दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में यह हमारा 5वें नंबर का वीडियो है। आज के इस वीडियो के अंदर हम फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं और इसका यूज करके आप अपनी ट्रेड की एंट्री को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप क्या है इसको जानते हैं। जब भी मार्केट के अंदर प्राइस अपने बैलेंस एरिया को छोड़कर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत स्पीड से जाते हुए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइस के अंदर इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब लेफ्ट साइड के एग्जांपल में मार्केट में इस जगह पर सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज्यादा होने की वजह से दोनों की संख्या में अंतर आने से बायर्स ज्यादा कीमत पर बाइंग करने में तैयार होने की वजह से मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। सेम इसी प्रकार से जब मार्केट में बायर्स के मुकाबले अगर सेलर्स ज्यादा संख्या में मौजूद हो तो जिससे वो प्राइस को कम कीमत पर सेल करने के लिए तैयार होते हैं, मार्केट में उस लेवल पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाने से प्राइस काफी तेजी से नीचे आ जाती है। अब इसको आसान भाषा में देखा जाए तो जब मार्केट में सेलर्स कम और बायर्स ज्यादा होते हैं तब बायर्स ज्यादा रेट पर स्टॉक को खरीदते हैं, जिससे बाइंग में प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाती है। सेम इसी तरह से जब बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज्यादा होते हैं तब वो स्टॉक्स को जिससे सेलिंग में प्रेशर बढ़ जाने से मार्केट काफी तेजी से नीचे जाती है। मार्केट में प्राइस सेम इसी तरह से बैलेंस से इम्बैलेंस के दौरान घूमती रहती है, जिस वजह से मार्केट में अलग अलग चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं। एक एक्यूमुलेशन जोन से जब मार्केट पहली बार बाहर निकलती है तो अगर बायर्स की संख्या ज्यादा हुई तब मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देती है। उस टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स अपने सेलिंग के ऑर्डर को लगाकर बैठे होते हैं, जिस कारण जब भी प्राइस इस जगह पर आती है तब उनके सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार अगर मार्केट के अंदर प्राइस अपने नीचे के लेवल पर ट्रेड करती है तब उस टाइम पर बहुत बड़ी संख्या में बायर्स इस जगह पर बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर जितने बायर्स बाइंग करना चाहते हैं उनके मुकाबले सेलर्स की संख्या कम होती है तो यहाँ पर जो सेलर्स पहले अपने सेलिंग ऑर्डर नीचे लगाकर बैठे थे वो अब अपने सारे सेलिंग ऑर्डर्स को ऊपर की साइड शिफ्ट कर देते हैं, जिस कारण से बायर्स को महंगे दामों में स्टॉक्स को खरीदना पड़ता है, जिससे प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाती है। जिसी कारण से यहाँ पर प्राइस में इम्बैलेंस यानी कि गैप अप बनता है, जिसको हम दो कैंडल के बीच में क्लियर तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों, बायर्स ने मार्केट के फेयर वैल्यू मतलब कि सही प्राइस से ज्यादा दाम देकर खरीदा है, जिस कारण से इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। प्राइस इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप को जानने के बाद इसको चार्ट के ऊपर किस तरह से लगाना है हम थोड़ा सा इसको सीखते हैं। अगर मार्केट के अंदर बाय ट्रेंड के बाद चार्ट पर इस प्रकार से कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब उस टाइम पर हमें नीचे से ऊपर की ओर 3 कैंडल्स को इस प्रकार से मार्क करना है, जहां पर पहली कैंडल की क्लोजिंग के पास और तीसरी कैंडल की ओपनिंग के पास हमें इस प्रकार से अगर हम 2 लाइन को चार्ट के ऊपर बनाते हैं तब हमें यहाँ पर क्लियर गैप दिखाई देता है। इसी गैप को हम प्राइस इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर मार्केट में एक सेल ट्रेंड चल रहा है तब पहली बेरिश कैंडल की क्लोजिंग और तीसरी कैंडल की ओपनिंग के दौरान हम लाइंस जनरेट करेंगे, तब हमें यहाँ पर दोनों के बीच में गैप दिखाई देगा, जिसको हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लेकिन अगर बुलिश प्राइस एक्शन में पहली वाली कैंडल की क्लोजिंग नीचे है लेकिन उसकी कैंडल की बिक उसके ऊपर है तो इस जगह पर हम लाइन को उसकी बिक से बनाएंगे। सेम इसी तरह से तीसरी कैंडल की नीचे की बिक से हम एक लाइन को बनाएंगे। अब अगर इन दोनों के बीच में गैप बनता है तो हम इसे वैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। लेकिन जब भी मार्केट में प्राइस बैलेंस बनाते हुए बायर्स और सेलर्स को एक समान रूप से मार्केट के अंदर शामिल होने का मौका देते हुए 2 कैंडल्स के दौरान अगर कोई भी गैप नहीं बनाती तब यहाँ चार्ट पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह के प्राइस एक्शन को हम बैलेंस प्राइस एक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के अंदर कोई भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है
और साथ में ही बहुत बार इस प्रकार से एक बड़ी सी रेड कैंडल चार्ट पे बनने के बाद अगली वाली कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस वाली कैंडल के अंदर होती है। और अगर कोई इनसाइड कैंडल चार्ट पर बनती है तब हमें सबसे पहली वाली कैंडल को नंबर 1 कैंडल कहना पड़ेगा और इस प्रकार से कैंडल्स की नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 नंबर कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट और तीसरे कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से लेकर अगर हम 2 लाइन को ड्रॉ करते हैं तब यहाँ पर जो गैप बनेगा हम उसको फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। इसलिए चार्ट पर अगर इनसाइड कैंडल बनती है तब हमेशा मास्टर कैंडल के हाई और लो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर ड्रॉ करना है। नहीं तो बहुत सारे ट्रेडर इनसाइड कैंडल के हाई और लो पॉइंट से लेकर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। अब बेरिश प्राइस एक्शन में भी अगर इसी तरह से मास्टर कैंडल के अंदर कोई इनसाइड कैंडल बनती है तब आपको बड़ी ग्रीन कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से लेकर तीसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के दौरान इस तरह की 2 लाइंस को बनाना है, जिससे आपका चार्ट के ऊपर फेयर वैल्यू गैप सही तरीके से मार्क हो जाएगा। लेकिन कई बार चार्ट के ऊपर एक बड़ी कैंडल के अंदर कई सारी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं। उस टाइम पर भी आपको बड़ी मास्टर कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से और लोएस्ट पॉइंट को ही ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर बनाना है। अब इन सारी बातों को अच्छे से समझकर अगर आप चार्ट के ऊपर फेयर वैल्यू गैप को बनाते हैं तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है इसको जानते हैं। नंबर 1, फेयर वैल्यू गैप मस्ट बी अनमिटिगेटेड। जब भी चार्ट पर प्राइस फेयर वैल्यू गैप बनाती है तब मार्केट उस गैप को भरने के लिए एक बार उस वाली गैप की दिशा में आने की कोशिश जरूर करता है और उस वाले गैप को भरने के बाद फिर से अपना पुराने वाला ट्रेंड कंटिन्यू करता है। इसका मतलब प्राइस इस वाले गैप का सिर्फ एक बार ही यूज करती है। इसलिए एक फेयर वैल्यू गैप जब तक वैलिड रहता है जब तक कि वो अनमिटिगेटेड है, मतलब कि उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ हो। लेकिन प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप को एक बार भर देती है तब वो मिटिगेट हो जाता है, जिससे वो भविष्य में हमारे किसी भी काम का नहीं रहता। इसी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है और अगर वो मिटिगेट हो गया तो हम उसको आगे के लिए कंसिडर नहीं करते। नंबर 2, कैंडल क्लोजिंग इन फेयर वैल्यू गैप। मार्केट के अंदर बहुत बार प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप के एरिया में आकर उसे बिना रिस्पेक्ट करे ही नीचे जाते हुए उसको ब्रेक दे देती है और कैंडल की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप के बाहर हो जाती है। अगर चार्ट के ऊपर इस तरह की स्थिति बनती है तब यह एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है, जिसको हम अब आगे के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर प्राइस इस वाले गैप के नीचे जाकर क्लोजिंग करी है। इसलिए यहाँ पर हम अपने प्रीवियस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्राइस इस नीचे गैप एरिया में आते टाइम एक बड़ी सी बिग वाली कैंडल बनाते हुए कैंडल की क्लोजिंग अगर इस वाले एरिया के 50% के आसपास या फिर उसके ऊपर होती है तब हम इसको एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप मान सकते हैं और यहाँ पर ट्रेंड की दिशा में ट्रेड एंट्री का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इस वाले एरिया से नीचे जाते हुए रेजिस्टेंस फेस किया है, जिस कारण ये वाला एरिया अब भी मार्केट को रिवर्स ले जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इस वाली कैंडल की बिग के जरिए नीचे मौजूद लिक्विडिटी को स्वीप किया है, जिस कारण से मार्केट यहाँ से वापस अपने ट्रेंड की दिशा में वापस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नंबर 3, यूज 50% एरिया फॉर बिगेस्ट कैंडल। कभी जब प्राइस बहुत टाइम के लिए एक एक्यूमुलेशन जोन में ट्रेड करती रहती है तो इस टाइम पर होने वाले ब्रेकआउट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण चार्ट पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने से फेयर वैल्यू गैप का एरिया भी काफी बड़ा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप मार्केट के इस नीचे वाले हिस्से तक आने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट बहुत बार फेयर वैल्यू गैप के स्टार्टिंग पॉइंट या फिर 50% एरिया से ही रिवर्स चली जाती है, जिस कारण आप ट्रेड में एंट्री लेने से चूक जाते हैं। इसलिए अगर मार्केट में इस तरह से बहुत बड़ी कैंडल से फेयर वैल्यू गैप बनता है तब आप इस वाले एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट या फिर 50% एरिया के पास अपने ट्रेड के एंट्री के ऑर्डर लगा सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट पर एंट्री मारते हैं तब आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे लगाना पड़ेगा, जिस कारण स्टॉप लॉस बड़ा हो जाने से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर 50% एरिया से ट्रेड में एंट्री लेते हैं
हैं तब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाने के कारण आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन रहेगा। आप एक बात को ध्यान रखिए, अगर चार्ट के ऊपर बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है, इसलिए यहीं से आपको ट्रेड में एंट्री की प्लानिंग करनी है। और अगर चार्ट के ऊपर एक प्रकार से बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है तब आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है, जिससे आप यहाँ पर बेरिश में ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अब नंबर 4, फाइंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर से नीचे आती है तो उस टाइम पर फेयर वैल्यू गैप एरिया से सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर जाने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने स्विंग के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर इस वाले ब्रेकआउट को देखकर जो भी रिटेल ट्रेडर मार्केट में आए थे उन सभी के स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट होने से मार्केट ने उनकी स्टॉप लॉस लिक्विडिटी को नीचे से स्वीप किया है, जिस कारण से यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेते हुए फिर से अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। इसलिए चार्ट के ऊपर अगर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया में आती है तभी एक प्रकार से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री सेटअप होता है। अब नंबर 5, वॉच अदर की फैक्टर ऑन चार्ट। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को चार्ट पर खोजने के लिए आपको काफी सारे ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन को लेना काफी जरूरी होता है, तभी आप मार्केट में ट्रैप होने से खुद को बचा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर प्राइस वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आने के लिए इस वाले फेयर वैल्यू गैप एरिया के पास आती है। यहाँ पर सिर्फ एक अकेले फेयर वैल्यू गैप के भरोसे हम रिवर्स ट्रेड की एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन इस चार्ट के ऊपर पहले से ही कोई सपोर्ट एरिया मौजूद हो तब यहाँ से प्राइस के रिवर्स होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। और साथ में ही आपको फेयर वैल्यू गैप एरिया में कैंडलस्टिक पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। अगर चार्ट के ऊपर इस प्रकार से बड़ी सी बिग के साथ रिजेक्शन कैंडल बनती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बुलिश सेटअप होता है, इसलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते टाइम आपको अलग अलग की फैक्टर को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए चार्ट के ऊपर अब हम फेयर वैल्यू गैप के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये दोस्तों मार्केट का एक रियल चार्ट है जहां पर प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सी बेरिश कैंडल से इस रेंज का नीचे ब्रेकडाउन दे देती है। अब अगर हम यहाँ पर आखिरी दिन कैंडल को इस तरह से मार्क करते हैं तब यहाँ पर पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, इन दोनों कैंडल के बीच में एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप या फिर प्राइस इम्बैलेंस चार्ट के ऊपर बन रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे और प्राइस के इस वाले जोन में आने का इंतजार करेंगे। थोड़ी देर के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए अब जैसे ही इस वाले एरिया में आती है तब हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट के ऊपर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के थोड़े से ऊपर या फिर इस बेरिश कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट पर रहने वाला है। थोड़ी देर में मार्केट इस वाले एरिया से रिजेक्शन फेस करते हुए इस तरह से नीचे चली जाती है और हमारे प्रॉफिट के टारगेट को हिट कर जाती है। उसी दिन मार्केट नीचे से ऊपर आकर हमारे प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक देते हुए ऊपर क्लोज हो जाती है, जिससे यहाँ पर वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। अब प्राइस ऊपर आते हुए कहीं पर क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर इस लेवल से इस लेवल तक चार्ट के ऊपर सिर्फ एक ही वैलिड फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, जो कि काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर इस बुलिश कैंडल के साथ एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करते हुए, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस बड़ी सी कैंडल के अंदर इन तीनों कैंडल की क्लोजिंग होने के कारण हम इन्हें इनसाइड कैंडल मानते हैं, जिस कारण हम इस वाली ग्रीन कैंडल के हाई और इस वाली कैंडल के नीचे के एरिया को मार्क करते हैं। तब यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप चार्ट के ऊपर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको आगे के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो भी वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनाया है उसी एरिया के पास मार्केट में पहले से रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जहाँ से मार्केट नीचे गिरा था। अब ये वाला रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अब दोस्तों हमारा फेयर वैल्यू गैप भी छोटा है, जिस कारण से हम लास्ट स्विंग के बाद हमारे स्टॉप लॉस को लगाने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन बनाने के बाद हमारे फेयर वैल्यू गैप एरिया से सपोर्ट लेते हुए काफी तेजी से ऊपर चली जाती है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो इस रेड कैंडल की लोअर बैक ने नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया और इस कैंडल की क्लोजिंग हमारे फेयर वैल्यू गैप एरिया में हुई है। इसका मतलब ये एक प्रकार से वैलिड फेयर वैल्यू गैप बना था, इसलिए फेयर वैल्यू गैप के आधार पर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमें मार्केट के अंदर चल रहे ट्रेंड और प्राइस एक्शन में बन रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का भी ट्रेड में एंट्री लेते टाइम यूज करना चाहिए, जिससे आपकी ट्रेड या एंट्री का फेल होने के चांसेस कम से कम हो सके।
के अगले वीडियो के अंदर हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में किस तरह से ट्रेड में एंट्री करते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।